साल 1989 एक बैंक के अंदर हाथ में एक लोन की एप्लीकेशन लिए ये 30 साल की महिला अपनी लाइफ का एक रिस्की और बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही थी। लेकिन वो भी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। असल में दोस्तों 1989 का भारत एक अलग ही दौर में था। इकोनॉमी अभी लिबरलाइजेशन से लगभग 2-3 साल दूर थी और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेना आसान नहीं था, खासकर जब रिस्क लेने वाली एक फीमेल हो, क्योंकि उस टाइम पर फीमेल्स को कोई इतना सीरियस ही नहीं लेता था। लोग इस चीज़ पर बिलीव करते ही नहीं थे कि एक फीमेल भी कोई बड़ा विजन रख सकती है। बट दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में रहने वाली वंदना लूथरा, जिनका सपना इन आम लोगों की सोच से बहुत बड़ा था, उन्होंने लोगों की इस गलतफहमी को दूर करने की ठान ली। वंदना तब 30 साल की एक शादीशुदा महिला थी और अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ एक आम जिंदगी गुजार रही थी। बट उनके पास कुछ एक्सपर्टीज थी जिन्हें वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। असल में उन्होंने यूके और फ्रांस से कॉस्मेटोलॉजी, न्यूट्रिशन और ब्यूटी के कई एडवांस कोर्सेज किए हुए थे। बट अब इन एक्सपर्टीज के बावजूद भी उनके पास कोई बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन जिस तरह वो उस टाइम लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, उन्हें यकीन हो गया था कि लोगों को ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज से लड़ने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए और वो ये गैप भर सकती है। वो नोटिस करती थी कि दिल्ली के एफ्लुएंट एरियाज में लोग फिटनेस और ब्यूटी पर ज़्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार थे, बट फिर भी उन्हें कोई ट्रस्टेड और प्रोफेशनल सर्विस मिल नहीं पा रही थी। तो वंदना ने इस मौके को देखकर एक वेलनेस सेंटर खोलने का प्लान बनाया। बट अगेन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। एंड यहाँ से उनको ख्याल आता है कि क्यों ना लोन ले लिया जाए। उनको अपना पहला वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए तकरीबन 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। हाँ, ये आज के टाइम के हिसाब से आपको कम लग सकता है, बट 1989 के टाइम पर यह बहुत बड़ा अमाउंट था, खासकर एक ऐसी फीमेल के लिए जिसके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। और वंदना ने हिम्मत करके अपने लोकल बैंक में लोन के लिए एक एप्लीकेशन डाला, जिसमें उन्होंने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया। उनका प्लान VLCC नाम से एक वेलनेस सेंटर खोलने का था, जो वेट मैनेजमेंट, स्किन ट्रीटमेंट और फिटनेस प्रोग्राम्स ऑफर करेगा। बट बैंक ऑफिशियल्स इस प्लान को लेकर उतना श्योर नहीं थे। उन्हें लगा कि ये फॉरेन में चलने वाले आइडियाज़ हैं, भारत में ये उतना काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस और साइंटिफिक अप्रोच को हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि उनका सेंटर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ काम करेगा, जो शुरू से ही इसे एक प्रोफेशनल और ट्रस्टेड ब्रांड बनाएगा। इसी के साथ में उन्होंने अपनी कुछ ज्वेलरीज को गारंटी के रूप में गिरवी रख दिया। अब यहाँ उनकी डिटर्मिनेशन और क्लियर विजन बैंक ऑफिशियल्स को इम्प्रेस कर गया और उन्होंने 20,000 रुपये का लोन अप्रूव कर दिया। ये लोन एक शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन था, जिसका इंटरेस्ट रेट उस टाइम के हिसाब से 12 से 15% के आसपास था। उनके हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था, क्योंकि अगर ये आइडिया फेल हो जाता तो उनके पास खोने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचता। बट उन्होंने इस सब को इग्नोर किया और अपने गोल पर फोकस किया। उन्होंने सफदरजंग एनक्लेव में एक पुराना लॉस मेकिंग ब्यूटी पार्लर खरीदा। ये एक छोटी सी जगह थी जो पहले से ही बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने इसको रीनोवेट किया और एक मॉडर्न वेलनेस सेंटर में बदल दिया। यहाँ लोन का एक बड़ा हिस्सा इक्विपमेंट्स खरीदने में गया, बाकी पैसे स्टाफ हायरिंग और इनिशियल मार्केटिंग में खर्च हुए। अब यहाँ उन्होंने अपनी वही इंटरनेशनल ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और एक साइंटिफिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, जो उस समय के ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल अलग था। स्टार्टिंग के दिनों में EMI चुकानी उनको बहुत भारी पड़ रही थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में बिजनेस प्रॉफिट स्लो था। तो उन्होंने अपने पर्सनल खर्चों को और कम करके बाकी सारा पैसा बिजनेस और EMI में निकालना शुरू कर दिया। पर जल्दी उनके इस हार्डवर्क को रिवॉर्ड भी मिलना शुरू हो गया। जो भी कस्टमर उनके सेंटर से जाता, वो इतना खुश होकर जाता कि आगे वो हर किसी को यही सेंटर रिकमेंड करता, जिससे उस सेंटर की मार्केटिंग खुद ब खुद होने लगी। और देखते ही देखते वो इतना फेमस हो गया कि वहाँ सेलिब्रिटीज़ तक आने शुरू हो गए। वंदना ने अपने लोन को सिर्फ 8 महीनों में रीपे कर दिया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब उनके पास बड़े फैसले लेने की पूरी फ्रीडम थी। उन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक दूसरा सेंटर खोला और वहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद 1993 तक VLCC के लगभग 10 सेंटर्स हो गए। एंड फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं इस ब्रांड की आज की कंडीशन की बात करूँ, तो आज VLCC 4,500 करोड़ का एक ग्लोबल ब्रांड है, जो 12 देशों और 311 सेंटर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। वंदना की ये ग्रोथ 20,000 के उस लोन से पॉसिबल हो पाई। अब 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सीन में वंदना की जगह आप खुद को रखकर देखो। उस सिचुएशन में उनकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? बहुत ज़्यादा चांस है कि एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद, एक सुनहरा मौका होने के बावजूद आप ये रिस्क लेने का जोखिम नहीं उठाते।
क्योंकि आपके मन में ये डर होता कि अगर ये आइडिया फेल हो गया तो क्या होगा, मैं तो सालों के लिए फंस जाऊंगा। और देखो ये डर वाजिब है, क्योंकि हमने कई लोगों के लोन के बोझ में फंसने के, घर बिकने के कई किस्से सुन रखे हैं। लोगों को लोन लेने के बाद बर्बाद होते हुए देख रखा है। लेकिन क्या वाकई में हमें लोन से हमेशा डरना ही चाहिए, या फिर ये हमारे लिए एक ऐसा टूल है जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके सभी सपनों को हकीकत में बदलने का दम रखता है। वंदना लोथरा की सक्सेस स्टोरी तो आपने देख ली, एंड नो डाउट आपको उससे इंस्पिरेशन भी मिली होगी। बट आपकी लाइफ और सिचुएशन उनसे अलग है। जो स्ट्रेटजीज और बिजनेस प्लान उनके लिए काम कर गया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी काम कर जाए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोन जैसा बड़ा रिस्क लेने से पहले इसके बारे में हम पहले अच्छे से समझ लें, इसकी अच्छी और बुरी साइड को एनालाइज कर लें। तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी सिचुएशन के हिसाब से लोन उठाना हमारे लिए क्या वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं। अब आगे जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो यहीं से आपका करियर आज एक नई डायरेक्शन ले सकता है। आगे इस वीडियो में हम लोन के रिगार्डिंग हर पहलू को जानेंगे, लाइक कैसे लोन लेना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करता है और आपको ऊपर उठाता है, बट वहीं अगर इसको सही यूज में ना लाया गया तो किस तरह यही लोन आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। एंड इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम ये देखेंगे कि क्या आपको आगे लोन की जरूरत है या नहीं। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग लोन। लोन एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपके सपनों को सच करने का मौका देता है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। लाइक नंबर 1, बिजनेस ग्रोथ के लिए। अगर आपके माइंड में कोई सॉलिड बिजनेस आइडिया है बट स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो लोन आपको वो पैसे दे सकता है जो आपके आइडिया को जमीन पर लाने के लिए जरूरी है। मान लो आपको कोई क्लोथिंग स्टोर खोलना है एंड आपको इन्वेंट्री, स्पेस, इंटीरियर, मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए चाहिए, बट अभी फिलहाल आपके पास में सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। तो ऐसे केस में आप बाकी 7 लाख रुपए का एक बिजनेस लोन उठा सकते हो। तुरंत पैसा हाथ में आना आपके बिजनेस के लिए एक रॉकेट बूस्टर की तरह काम करता है। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं, आपको बस अब इस पर ध्यान देना है कि इसे स्केल कैसे करूं। बट ध्यान रहे, एक बिजनेस लोन लेने से पहले अपने बिजनेस का ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये पहले ही कैलकुलेट करके रखना। अगर ROI लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा है, लाइक लोन इंटरेस्ट 10% है और बिजनेस के रिटर्न्स लगभग 20%, तो यहाँ लोन लेना आपके लिए सेफ और प्रॉफिटेबल है। नंबर 2 इज एसेट क्रिएशन। आपको अश्नीर ग्रोवर की वो 2021 वाली लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग तो याद ही होगी, जहाँ पर कोटक महिंद्रा के एक एम्प्लॉय को वो बहुत बुरी गालियाँ दे रहे थे। Sorry, I don't know, sir, what you're saying. You don't know what I'm saying. Are you drunk, sir, by any chance? असल में बात ये थी कि अश्नीर को नायका IPO के शेयर्स खरीदने थे, जिसके लिए उन्हें कोटक महिंद्रा से 500 करोड़ का लोन लेना था। बट सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद भी एंड मोमेंट पर लोन देने से मना कर दिया गया, जिससे इनडायरेक्टली अश्नीर ग्रोवर को एक बड़ा लॉस हो गया। बिकॉज नायका का IPO 2021 के टाइम पर काफ़ी हाइप में था, तो शेयर के प्राइस बढ़ने की पूरी उम्मीद थी। और वैसे भी IPO शेयर्स अक्सर डिस्काउंटेड रेट पर मिलते हैं, जो लिस्टिंग के बाद हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। अश्नीर इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेयर्स नहीं खरीद सके और उनका ये प्रॉफिट का चांस खत्म हो गया। अब उनके साथ भले ही जो भी हुआ, बट इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि लोन आपको एसेट्स बनाने का मौका भी देता है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ आपकी वेल्थ बढ़ाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, मशीनरी या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपने खुद भी देख रखे होंगे कि किसी ने 6-7 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए में खरीदी, बट आज उसकी वैल्यू 60 से 70 लाख रुपए हो चुकी है। बट ऐसे केसेस तभी सामने आते हैं जब लोगों ने उस लोकेशन या कोई स्टॉक की पहले अच्छे से रिसर्च वगैरह करी हो। बट ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि लोन अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3 इज टैक्स बेनिफिट्स। काफ़ी कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में कुछ लोन्स पर हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जिससे इनडायरेक्टली आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। जैसे होम लोन के केस में सेक्शन 80C के तहत आप प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 24 के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर अप टू 2 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है। और एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर भी सेक्शन 80E के तहत आपको कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि टैक्स बेनिफिट्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप CA या फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सही से कंसल्ट कर लेना,
ताकि अपने डिडक्शंस को आप मैक्सिमाइज कर सको। नंबर 4 इज इमरजेंसी रिलीफ। लाइफ में कभी भी अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, घर का रिपेयर या कोई अचानक से आया हुआ खर्चा। एंड इत्तेफाक की बात यह है कि ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर अक्सर ना तो रिश्तेदार और ना ही पड़ोसियों से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो ऐसे में पर्सनल लोन या क्रेडिट आपको एक क्विक रिलीफ दे सकता है। लाइक मान लो आपके किसी फैमिली मेंबर को अचानक से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो पर्सनल लोन आपको बिना सेविंग्स खत्म किए उस सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद कर देता है। ड्रॉबैक ऑफ टेकिंग लोन। अब यहाँ तक आपने लोन लेने के कई फायदे जान लिए एंड आपको लग रहा होगा कि यार लोन लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। तो रुको जरा, सब्र करो, अब इसकी कुछ नेगेटिव साइड्स भी देख लो, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट का बोझ। लोन का सबसे बड़ा सरदर्द है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको हर लोन पर देना पड़ता है और इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो तब तो आपको ये एक तरह के ट्रैप में फंसा लेता है। बिकॉज लोन अगर आप बिजनेस के लिए भी ले रहे हो बट उसका इंटरेस्ट रेट हाई है, तो बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के बाद भी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं पाओगे अपने पास, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो आपका इंटरेस्ट भरने में ही जा रहा होगा। इसलिए कई फाइनेंशियल गुरुज ये एडवाइस करते हैं कि लोन हमेशा लो इंटरेस्ट वाला ही चुनो एंड अगर पॉसिबल हो सके तो रीपेमेंट करके इंटरेस्ट कॉस्ट को और कम कर लो। दूसरा बड़ा नुकसान है इसका डेट का खतरा। अगर आप अपनी EMI टाइम पर नहीं दे पाते तो आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। ये वही सिचुएशन है जब आपको एक लोन चुकाने के लिए कोई दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा ही कुछ अभी मेरे एक नॉन पर्सन के साथ भी हुआ था। उन्होंने एक नई कार निकलवाने के लिए एक पर्सनल लोन ले लिया, बट 3 महीने बाद अचानक ही उनकी जॉब चली गई और आगे उन्हें उसकी EMI भरने में बहुत परेशानी हुई। तो मजबूरन उन्हें एक साहूकार से ब्याज पर और पैसा उठाना पड़ गया और अब वो एक नहीं 2 लोन के अंदर फंस गए। तीसरा बड़ा नुकसान है इसका क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ना। अगर आप EMI मिस करते हो तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है और आपको पता होगा कि एक खराब क्रेडिट स्कोर इन फ्यूचर कभी लोन लेना आपका बहुत मुश्किल कर देता है। जिन पर ये बीत चुकी है वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो सिंपल है, अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से नीचे चला जाता है तो आगे बैंक्स आपको लोन देने से मना करना शुरू कर देते हैं, या जैसे तैसे अगर लोन दे भी देते हैं तो उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इस सिचुएशन से आपको बचना है तो हमेशा अपनी EMI आपको टाइम पर देनी ज़रूरी है और साथ ही अपने क्रेडिट स्कोर का यूटिलाइजेशन रेशो आप 30% से कम रखो तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। चौथा बड़ा नुकसान मेंटल स्ट्रेस का बढ़ जाना। लोन के बाद मैं तो कर्जे में आ गया, ये ख्याल दिमाग में घूमता रहता है, जो कई लोगों में एंजाइटी या डिप्रेशन ट्रिगर कर देता है। इसके अलावा जब फैमिली और सोसाइटी की तरफ से उन्हें ताने मिलते हैं कि आखिर क्यों इतना कर्जा ले लिया, तो कुछ लोगों का मेंटल स्ट्रेस यहाँ से भी बढ़ जाता है, खासकर तब जब लोन चुकाना उसे खुद भी मुश्किल लग रहा हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि ना तो फिर वो अपने काम पर सही से फोकस कर पाता और ना ही अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता। अब दोस्तों, अगर मैं इन सारी बातों को कंक्लूड करूं तो लोन लेना तब सही है जब ये तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करे या इमरजेंसी को हैंडल करे। लाइक अगर तुम्हें बिजनेस बढ़ाना हो, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए हो या प्रॉपर्टी में लगाना हो तो लोन लेना प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये चीज़ें फ्यूचर में आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं। पर यह तभी लेना चाहिए जब तुम्हारी इनकम स्टेबल हो, तुम्हारी जॉब या बिजनेस के अंदर पोटेंशियल हो, प्लस EMI तुम्हारे बजट का 30 से 40% से ज़्यादा ना हो, ताकि रीपेमेंट के टाइम में आपको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। बट वहीं अगर तुम लग्जरी आइटम्स, शादी या नॉन असेंशियल खर्चों के लिए लोन ले रहे हो तो फाइनेंशियली ये एक सही स्टेप नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक तो रिटर्न्स नहीं देती, उल्टा आपके सर पर बड़े कर्जे का बोझ बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, पहले से ही और लोन्स भी हैं या रीपेमेंट का कोई पुख्ता प्लान नहीं है आपका, तो लोन लेने से फाइनेंशियल और मेंटल टेंशन बढ़नी तय है। सो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोन। मैंने आपको लोन को लेकर दोनों साइड्स दिखा दी और अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या लोन लेना एक सही डिसीजन है या गलत। इस पूरी वीडियो पर अगर अब मैं अपनी राय दूं तो देखो, लोन लेना एक बहुत बड़ा फैसला है और यह आपके गोल्स, इनकम और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। मैंने आपको यहाँ तक गाइड तो कर दिया, बट मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो मेरा मानना यह है कि लोन लेने जैसा बड़ा फैसला आपको अपनी समझ, रिसर्च और फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर खुद लेना चाहिए। सोच समझकर कदम उठाना, ताकि लोन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बने, ना कि बोझ बनकर रह जाए। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड आप भी अगर मेरी तरह इसी तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है,
जहां आप सिर्फ 399 रुपीज़ में इस तरह की कमाल की वीडियोस बनाना सिर्फ महीने भर में सीख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।